हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ब्रिंग आउट द डिफरेंस इफ एनी बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन अंडर इंडियन लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन इन इंग्लिश लॉ। ये क्वेश्चन हमारे पास BGS 2017 और 1978 में पूछा गया है। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहला हमारे पास बोला है कि डिफाइन करना है कंसिडरेशन को एक्ट के तहत, और उसके बाद पूछा गया है कि डिफरेंस क्या है इंडियन लॉ में और जो है हमारे पास इंग्लिश लॉ में। तो आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि वन ऑफ द जो असेंशियल एलिमेंट्स है इन्फोर्सिबिलिटी का, एग्रीमेंट्स का, वो है लॉफुल कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एक असेंशियल एलिमेंट जो है इन्फोर्सिबिलिटी का वो है लॉफुल कंसिडरेशन। इस प्रोविजन से हमें ये पता लगता है कि हमारे पास जो है दो चीज़ें हैं। पहला कि कंसिडरेशन होना चाहिए, दूसरा कि ये जो कंसिडरेशन है ये लॉफुल होना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको स्ट्रेंथ मिलती है सेक्शन 25 से, जो बोलता है कि अग्रीमेंट्स जो है बिना कंसिडरेशन के वो वॉइड होंगे। नाउ एक कंबाइंड रीडिंग जो है सेक्शन 10 की और 25 की वो लीड करता है अनक्लेंचिंग कंक्लूजन को कि जो कंसिडरेशन है वो सिने क्वा नॉन है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिर आ गया इसमें हमारे पास कंसिडरेशन। जो टर्म है कंसिडरेशन वो डिफाइन की गई है वेरियस ज्यूरिस्ट के द्वारा और ऑथर्स के द्वारा डिफरेंटली। इसमें पोलॉक ने जो बोला है वो ये बोला है कि कंसिडरेशन प्राइस है जिसके लिए जो प्रॉमिस है दूसरे पर्सन का वो खरीदा जाता है, और ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग जो कंसिडरेशन है वो एक रिकम्पेंस है जो पार्टी के द्वारा दिया जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है दूसरे के साथ। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास क्यूरी वर्सेस मीसा 1875। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो कोर्ट है उसने हेल्ड किया है कि एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन कानून की नज़रों में कंसिस्ट कर सकता है ईदर कुछ राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट जो अक्रू करता है एक पार्टी को, या फिर कुछ फोरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सफ़र की गई है या अंडरटेक की गई है दूसरी पार्टी के द्वारा। तो बेसिकली ये जो है ये सब जो है हमारे पास कंसिडरेशन में ही इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास प्रोविजन में आ गया हमारे पास कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिकली डिफाइन करता है कंसिडरेशन को सेक्शन 2 क्लोज डी में। ये प्रोवाइड करता है कि जब डिज़ायर होता है प्रॉमिसार का, प्रॉमिसी या फिर कोई और पर्सन जिसने किया है या जिसको एब्सटेन किया गया है कुछ करने से, या फिर कुछ करता है ऐसा कि या एब्सटेन करना उस ऐसा करने से, या फिर प्रॉमिस करना टू डू कि कुछ करे या एब्सटेन करे कुछ करने से, तो इसमें जो एक्ट या एब्सटिनेंस है या प्रॉमिस है इसको बोला जाता है कंसिडरेशन प्रॉमिस के लिए। तो इसमें बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं। पहला आ गया इसमें हमारे पास हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब पास्ट में अगर कुछ किया गया है या उसको एब्सटेन किया गया है कि तुम ये मत करो, मैं तुम्हें, अगर तुमने ये चीज़ नहीं की तो मैं तुम्हें 100 रुपीज़ दूंगा। फॉर इंस्टेंस आज अगर तुम स्कूल नहीं गए तो मैं तुम्हें 100 रुपीज़ दूंगा, तो उसको एब्सटेन किया गया स्कूल जाने से ये, या फिर डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या फिर फ़िलहाल के अगर प्रेजेंट की बात करें, फॉर इंस्टेंस आप जा रहे हैं किसी भी शॉप पे और आपने बोला कि मैं 10 रुपये देता हूँ और अभी आप मुझे 1 kg जो है राइस दे दीजिए, तो ये आ गया प्रेजेंट में, आप उसको बोल रहे हैं कुछ करने के लिए। फिर आ गया प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये आता है हमारे पास फ्यूचर पोर्शन। जैसे कि आप लगा लीजिए कि आप जो है मेरे लिए ये करेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको इतना पे करूँगा, जैसे आप मुझे घर बना के देंगे उसके बाद जो है मैं आपको 10 लाख रुपीज़ दूंगा, तो ये आ गया फ्यूचर हमारे पास। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये कंसिडरेशन में इंक्लूड की जाएंगी। फिर आ गया इंग्रेडिएंट्स। जो फॉलोइंग है वो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं कंसिडरेशन के। पहला आ गया डिज़ायर होना चाहिए प्रॉमिसार का, दूसरा आ गया दिया जाना चाहिए प्रॉमिसी के द्वारा या किसी और पर्सन के द्वारा, जो कॉन्सेप्ट है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का और जो है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का। फिर आ गया कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। फोर्थ आ गया कुछ वैल्यू होनी चाहिए कानून की नज़रों में उसकी, दो वो एडिक्वेट नहीं भी होगा तो चलेगा। तो ये जो 4 असेंशियल्स है हमारे पास, इनको हम फर्दर लेक्चर्स में एक एक करके डिटेलिंग में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी केसेस है हमारे पास वो करेंगे।
ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली जो लॉ स्टूडेंट्स हैं जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उसके लिए है, और या फिर जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है बिहार जुडिशरी में ये पूछा गया है, तो बिहार छत्तीसगढ़ में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ के लिए है। फिर कंक्लूजन आ गया हमारे पास। कंक्लूजन में हम जो है इंडियन लॉ और हमारे पास जो इंग्लिश लॉ है उसको कंपेयर करेंगे। इसमें आ गया कि जैसे कि पहले मेंशन किया गया है, इंडियन लॉ के अंडर जो कंसिडरेशन है वो असेंशियल है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर जो पोजीशन है इंग्लिश लॉ में वो स्लाइटली डिफरेंट है। इंग्लिश लॉ में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। पहला आ गया कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और दूसरा आ गया हमारे पास सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली ये दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंग्लिश लॉ में, एक आ गया सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरा आ गया कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। जो कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील है उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट अंडर राइटिंग, अंडर कवर या फिर जो सील्ड होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनको कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये वैलिड होते हैं बिना कंसिडरेशन के। जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो नेसेसरली रिक्वायर करते हैं कंसिडरेशन। ये बेस्ड है प्रिंसिपल पे, दैट इज न्यूडम पैक्टम ऑर्बिटर नॉन एक्शन, कि कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता है एक नेकेड कॉन्ट्रैक्ट से। तो बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेकेड माना जाता है और इससे जो है कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन में दो तीन बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है, प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इससे नहीं आ सकता है क्योंकि इसमें कोई भी हमने असेंशियल या कंडीशंस या इंग्रेडिएंट्स नहीं किए हैं। यहाँ पे जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, हर एक जो कंडीशन है उस पे एक सेपरेट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। इसको हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।